पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि वो हमारे भारतीय पायलट को तुरंत छोड़ दे, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल कल से ही हमारा पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है और जैसे ही यह खबर प्रधानमंत्री मोदी को मिली, वैसे ही प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को कार्रवाई की खुली छूट भी दी है। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान की नापाक कोशिश को कल नाकाम कर दिया था। MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या युद्ध ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है? चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं तारुफ आपका करा देती हूं। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। अजय उपाध्याय कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान है, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। अमित रैना कश्मीरी एक्सपर्ट है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। एक हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है? अब तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि शांति की वो बात करने के लिए तैयार हैं। कितना भरोसा हमें पाकिस्तान पर करना चाहिए या हमें आगे बढ़ना चाहिए जंग में? हालांकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। जंग अपने आप में एक मसला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर अभिनंदन को सलाम करना चाहूंगा उनके जज्बे और बहादुरी के लिए। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इस तरह के वाकये होते हैं कि एक फाइटर पायलट दुश्मन की टेरिटरी में किसी वजह से गिरता है और उसको दुश्मन की सेना अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा भारतीय वायुसेना का पायलट उनके कब्जे में है, तो वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। हमें ये समझना चाहिए कि उनके पास उस समय ऑप्शंस क्या थे। उनका ये मान लेना कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में है, ये दर्शाता है कि वो उस पर आगे कुछ उसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करके उससे अपना कुछ मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्योंकि एक देश जब ये जग जाहिर कर देता है खुद ही कि हमारे कब्जे में दुश्मन का पायलट है, तो इट कम्स अंडर इंटरनेशनल लेंस। तो अब सारी दुनिया उनको देख रही है और जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार उनके ट्रीटमेंट का एक पर्टिकुलर प्री सेट कोड है जिसके अलावा वो उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और जहां तक विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने का सवाल है, तो ये प्रेशर तो अगर हम ना भी लगाए तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना होता है कि वो अभिनंदन को हमारे पास वापस भेजेंगे ही। ऐसा पहले भी हुआ है जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ऑफ विजय के दौरान उधर गए थे और जिस वक्त हॉस्टिलिटीज चल ही रही थी, खत्म होने से पहले ही उनको भारतीय फौज को वापस सौंप दिया गया था। ठीक है, तो हमें जरूरत यह है कि हम अगर पिछले 14 फरवरी के पुलवामा अटैक के बाद से गौर करें जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा एम क्या है। हमने एक स्ट्राइक करी, डेफिनेटली हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों ने अपनी प्रोफेशनलिज्म का बेहतरीन परिचय दिया। उनके मेन लैंड तक जाके जो ठिकाने थे उनको स्ट्राइक करके आए, काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद क्या हमारा एम जैशे मोहम्मद के एक ठिकाने को बर्बाद करना था, या हमारा एम पाकिस्तान को उकसाने का था जैसा उन्होंने अगले दिन कार्रवाई करी? अगर उकसाने का था तो उसके लिए फॉलो अप स्ट्रैटेजी क्या थी? अगर खाली हमें उनको कुछ डैमेज पहुंचाने का था जैसे मोहम्मद के मुझे लगता है विंग कमांडर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्या हम विंग कमांडर यहाँ पर उकसाना शब्द गलत होगा, क्योंकि उकसाना भारत का कोई मकसद नहीं था और भारत जिस तरीके से शांति प्रिय देश है, हम उकसाने का काम करते भी नहीं है। चाहे हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो, चाहे हमारी आर्मी डॉक्ट्रिन हो, हम पहला हमला करने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से 40 जवानों को मारा गया था, तो उसके बाद सिर्फ जैशे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करना हमारा एम था। समझिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि व्हाट नेक्स्ट, क्या हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं? हाँ। हमारा एंड एम क्या है? व्हाट आर वी लुकिंग एट फाइनली? ठीक है कर्नल, ठीक है विंग कमांडर कर्नल शैलेंद्र सिंह,
क्या करना चाहिए? पाकिस्तान लगातार कह रहा है, और जिस तरीके से पायलट का उन्होंने वीडियो जारी किया या फोटो जारी की, हालांकि उन्होंने युद्ध नियमों को तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो एज ए बार्गेनिंग चिप, जैसा कि विंग कमांडर ने कहा, उसको यूज करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए, जो भी इमरान खान जो शांति की बात कर रहे हैं, क्या भरोसा करना आपको लगता है कि वाजिब होगा और इस समय इंडिया को सॉफ्ट रुख अपनाना चाहिए? देखिए, जो भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी मैं जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं उसके। जो भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी मैंने सिविल लाइफ में आकर सीख ली, उससे 4-5 चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। पहली बात कि पाकिस्तान ने जो अभिनंदन, हमारे जो विंग कमांडर हैं, उनको जो रखा हुआ है अपने पास, वो थोड़े दिन रखेगा भी। जैसे आप दिखा भी रहे हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से 7-8 दिन, वो 7-8 दिन एक्चुअली इंटरप्रेट ऐसे किए जाते हैं कि जब तक सिचुएशन स्टेबलाइज ना हो जाए तब तक वो सैनिक अपनी सेना की तरफ से कोई कार्रवाई ना कर पाए। लेकिन नचिकेता जिस समय वापस आए तो उस समय स्टेबलाइज नहीं हुई थी सिचुएशन, उसमें भी 10 दिन। कर्नल साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या इन 7-8 दिनों में यातनाओं का दौर रुकेगा? यातनाएं जैसे कि वीडियो आ रहे थे, मैं उसी पर आ रहा था, मैं कह रहा था, लेकिन ये सिर्फ अपने पास रखने का मतलब है कि वो इंसान इतना ज्यादा टॉर्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी वो रही है। मैं कहता हूं एक नया डिप्लोमेटिक, और अगर जो विंग कमांडर साहब बोल रहे थे कि वो अपने आप ही वापस आ जाएगा, अपने आप कोई वापस नहीं आता। साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक ऐसी नीति दिखानी पड़ेगी कि जिसके तहत वो पाकिस्तान को बड़ा खतरनाक खतरों से को देखना पड़ेगा कि अगर उसने उन सारी चीजों को मिलाकर नहीं किया। लेकिन खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करने से वो रिलीज नहीं होगा। खतरनाक सिचुएशन, ये जिस तरह की जो बयानबाजी चल रही है, वो बयानबाजी काम नहीं आएगी कि अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो हम देख लेंगे आपको। ऐसे नहीं होता है। इस एटीट्यूड से चलेगा नहीं। ये जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि डर गया और ये हो गया, इस चीज के हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। मनीष अवस्थी, इस तरीके के शब्दों का ना तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप अपनी भी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे देश की भी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ क्योंकि इतिहास बड़ा खराब रहा है और जिस तरीके से वो आतंकवाद को पालता पोसता है और अब हमारा पायलट उनकी गिरफ्त में है, तो क्या लगता है अब भारत को सॉफ्ट रुख अपनाना पड़ेगा, रास्ते अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस साथ आ गए हैं, ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया जा रहा है, उसको मतलब प्रस्ताव पेश कर दिया है। रणनीति बदलने का समय भारत के लिए इस समय सिर्फ जंग की धमकी देना या इस तरीके से उनकी सीमा में घुसकर टेरर कैंप्स को खत्म करने की रणनीति को बदलने का समय नहीं? बट हमने तो जंग की थ्रेट कभी भी नहीं दी अभी तक। हमने तो सिर्फ टेरर कैंप एयर लिमिट वायलेशन तो की है ना, हम उनके देश में तो घुसे ही हैं। और तो ठीक बात है ना, जो इंटरनेशनली अलाउड है। हमने जंग की बात तो अभी तक करी नहीं है। अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो आप देखिए, जिस सुबह तड़के हमारे वायु सैनिक वहां जाकर आतंकी कैंप पर हमला कर लौटे, वो पाकिस्तान पर हमला नहीं था। और विदेश मंत्रालय ने एकदम साफ किया है, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन शोभना, कल अतिक्रमण कर हमारी वायु सीमा को अतिक्रमण कर एक आक्रामक भूमिका के साथ आक्रमण करने का ये कायराना नापाक अंदाज पाकिस्तान का, इसको लेकर जैसा कि आपने कहा, और जब से मंगलवार से ये घटना हुई है और मैं घटनाक्रम को आपके साथ लगातार चर्चा में हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे उसी शाम, जिस शाम प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गीता का एक विमोचन किया था, 800 किलो की गीता, तो मुझे लगा कि गीता पढ़नी चाहिए। तो कल रात जब मैं गीता पढ़ रहा था तो उसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद आता है, दंडो दमयानिस्ति नीति रश्मि जिगिष्टाम मौनम चह ज्ञानम। इसके बाद मोदी कल कहते हैं कि मैं सब बातें नहीं कहता, धीरे धीरे कहता हूं। तो इसका मतलब भी यही है, दंड तो देना है, हमारे पास दंड देने के कई साधन भी हैं, लेकिन नीति ये कहती है कि मौन रहकर, विजय हमारा संकल्प है, लेकिन मौन रहकर ज्ञान के साथ आगे बढ़ो, यही नीति का मार्ग है और इसी से जंग जीती जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जंग में हमेशा नीतियां होती हैं और उसी नीति के आधार पर भारत भी आगे बढ़ रहा है। मनीष जी, जिस तरीके से अगर हम उनके मेजर जनरल गफूर को सुने या हम प्रधानमंत्री इमरान खान को सुन रहे हैं कि हम शांति की पहल करना चाहते हैं, शांति से बातचीत का हल होगा, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, क्या ये पाकिस्तान का दोगला चेहरा है जो इस समय कुछ और है और जैसे ही चीजों को ठीक किया जाएगा फिर बदल के वही आतंकवाद का चेहरा आ जाएगा? तो विश्वास नहीं करना चाहिए भारत को।
मेरे ख्याल से खामोशी कई बार कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है और वैसा ही पाकिस्तान भी जानता है। भारत अगर खामोश है तो वो ये जानता है कि वो नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और एक एक बात का जवाब देगा। अब लव लेटर और दावे प्रतिदावे और सबसे बड़ा संघर्ष और युद्ध जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सबसे बड़ा आज का जो विषय है वो ये कि अभिनंदन सिंह अभिनंदन के पात्र हैं और वो कितने सुरक्षित रहें, उनको आंच तक ना आए, वो यातनाओं का शिकार ना हो, जैसे कि कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे थे। हम सबकी अभी उम्मीदें विंग कमांडर अभिनंदन सिंह पे हैं और सारा देश उनका अभिनंदन करता है। ठीक है, अमित रैना कश्मीरी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, जो कुछ हो रहा है अब उसको क्या दोबारा बार बार बयान किया जाए? कश्मीर के हालात भी बिगड़े हुए हैं भारत के लिए। क्या माना जाए कि जंग ही सिर्फ एकमात्र उपाय नहीं है, पहले अपने घर की सफाई, अपने घर को संभालने की जरूरत भी है हमें साथ साथ? देखिए, दोनों साथ साथ करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार पाप नष्ट करने के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ता है। मेरे हिसाब से युद्ध लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, मगर कई बार अब पाप का बांध इतना बढ़ जाता है कि उसको तोड़ना ही पड़ता है। समस्या ये भी है ना कि दुश्मन तो हमारे घर के अंदर भी घुस के बैठा हुआ है ना, और साथ उधर से तो हम पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं और कुछ दुश्मन तो हमारे अपने घर में, हमारी अपनी जमीन पर है। बिल्कुल है, तो दो तरफा लड़ाई भारत को लड़ने का समय है। अब दो तरफा लड़ाई आप जड़ ही काट दीजिए। जड़ तो पाकिस्तान से है, जो आपका इंटरनल दुश्मन है, जो घर में दुश्मन है, उसको तो दूर पाकिस्तान पिला रहा है। आप जब सर ही काट देंगे उसका, तो जो आपका इंटरनल दुश्मन है वो भी अपने आप शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है कि फाउंटेन हेड जो सोर्स है इस पूरे टेररिज्म का, उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए। अब ये मिलिटरीली करना है, ये पॉलिटिकली करना है, ये डिप्लोमेटिकली करना है, इकोनॉमिकली करना है, ये कॉल भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। मगर ये अब अगला कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विंग कमांडर अभिषेक, आपका दोबारा मैं रुख करना चाहूंगी। क्या तरीका अपनाया जाए, क्या रणनीति आप सोचते हैं? क्योंकि दो तरफा लड़ाई भारत को लड़नी है। एक तरफ अपने ही देश में छिपे हुए दुश्मन से लड़नी है और दूसरा सामने पाकिस्तान खड़ा है जो इस छुपे हुए दुश्मन को हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करा रहा है। देखिए, सच पूछें तो जिस दिशा में सारे कदम अभी तक सरकार उठाती आई हुई है वो बहुत ही बेहतरीन कदम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि जो डिबेट्स में हम चीजें, जो ऑप्शंस वे किया करते थे और डिस्कस किया करते थे, पुलवामा अटैक के बाद से सिलसिलेवार वो चीजों को एक्चुअली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया गया है। चाहे एमएफएन स्टेटस विड्रॉ करने की बात हो, या इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने की बात हो, या सेपरेटिस्ट लीडर्स की सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात हो, या यूएन जनरल असेंबली से स्टेटमेंट भी मैनेज करने की बात हो, जो वर्ल्ड ओपिनियन को शो करता है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ ये है कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, हालांकि चीजें अभी तक सही जा रही हैं, बट जो यूएनएससी का जो स्टेटमेंट था जो करीब एक हफ्ता पहले निकला था, उसके लास्ट पैराग्राफ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें वो स्टेटमेंट भी ये कहता था कि आतंकवाद से त्रस्त जो देश हैं, दे हैव टू यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। मतलब कि उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन भी रूल आउट नहीं किया था। तो हमें वो क्लियरेंस है। अब समझना हमें ये है कि पाकिस्तान से हम हर लिहाज से बेहतर हैं, हम उनसे मिलिटरीली ज्यादा शक्तिशाली है, इकोनॉमिकली उनकी हालत खराब है। मेरा मत सिर्फ ये है और सिर्फ ये कि ये जो मौका है इस वक्त जब पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उसकी इकोनॉमी पिट्स में है, तो ऐसा सुनहरा मौका दशकों में एक बार आता है। तो वी हैव टू गो फॉर द नॉकआउट पंच, इस तरह का माहौल जो सब कुछ हमारे फेवर में हो, ऐसा बार बार नहीं आता। और ये नॉकआउट पंच आगे किस चीज की ओर? मैं आपकी बात को और जो विंग कमांडर, मैं आपकी बात को और अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। जो आप नॉकआउट पंच की बात कर रहे हैं, जहां तक हम अब आगे की क्या रणनीति आप सोचते हैं? अगर पाकिस्तान कह रहा है शांति की अपील करो, शांति के लिए बातचीत करो, तो बातचीत विश्वास न कर हमें अपना वही रुख रखना चाहिए। और वही रुख क्या जंग है, ये भी जानना चाहती हूं। हमें एक बात बहुत साफ तौर पर समझनी होगी, जो आई एम श्योर कि हमारे सारे पैनलिस्ट और आप भी अग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो देश है उसमें उसकी हर गतिविधि इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। बिल्कुल, हम इस बात पर अग्री करते हैं ना। तो जिस देश में सब कुछ उसकी आर्मी के
जिस देश में सब कुछ उसकी आर्मी के हाथ में है, वो इस कारण से है कि पाकिस्तानी आवाम के दिलो दिमाग पर एक पाकिस्तानी आर्मी का मिथ क्रिएट किया गया है। उनके सिटीजन से आज आप पूछेंगे तो फॉल्स प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो पाकिस्तानी आर्मी ने ओवर द ईयर्स किया है, तो उनके जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो तो आज भी यही मानते हैं कि 65 और 71 तक की लड़ाई भी वो जीते थे कुछ हद तक। अच्छा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम पाकिस्तानी आवाम के सामने उनकी आर्मी के मिथ को ब्रेक करें। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तो वहां पर जो अंदरूनी हालात है वो हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। जिस दिन ये मिथ ब्रेक होता है डायरेक्ट एक्शन, उस दिन इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हमें क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, मेरे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। राजीव जी, हमारा पायलट उनके कब्जे में है। प्रधानमंत्री कहते हैं सेना के तीनों प्रमुखों से कि किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। क्या अगला कदम सरकार का होगा? क्या इमरान खान की बात पर विश्वास करना चाहिए? दोगले चेहरे पर विश्वास करना चाहिए? वो बार बार शांति की बातचीत के लिए कह रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग करके उन्होंने जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन बहुत सीक्रेट होते हैं, वो आपको पता है, वो चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता और ना हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं तक पाकिस्तान की विश्वास करने की, तो आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर अगर हम विश्वास करने की बात करें तो पाकिस्तान में तो जो प्रधानमंत्री वहां के रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हैं चाहे इमरान खान रहे, इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ने एक बात को पहले भी कबूल चुके हैं कि मुंबई में अटैक हुआ था, उसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हेडली ने इस बात को कबूला था। आप याद कीजिए कि हेडली ने कहा था कि जो मेजर इकबाल और मेजर पाशा ये डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे थे मुंबई अटैक के अंदर। ठीक है, जब पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व है और वहां पर आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और हमारे देश की एयरफोर्स केवल आतंकी अड्डों को उड़ा रही है और उसके पीछे अगर पाकिस्तान कहती है कि अटैक हमारे ऊपर है, तो इससे उनकी मंशा साफ हो जाती है। बिल्कुल, वो जो बात कह रहे हैं वो झूठी बात कह रहे हैं, वो ये कहना ही नहीं चाहते। उनका आतंकवाद ही उनका देश बन गया है। हमने पहले कहा था, हमारे सबसे पहले जो भारत अपनी उसी स्ट्रैटेजी के तहत आगे चलेगा। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, कुछ सुनना नहीं, क्योंकि अब हमारा पायलट उनके पास है और वो उसको एज ए नेगोशिएशन कार्ड इस्तेमाल करने की फिराक में है। देखिए डिप्लोमेटिक स्तर पे किसी भी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा ताकि हम अपना पायलट वापस ले सके। ठीक है, और हम कैसे लेंगे अपना पायलट वापस, उसके पीछे आपके पास बहुत सारी जानकारी आ भी चुकी होगी कि बहुत सारे देशों ने भारत का समर्थन किया है कि पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया हर वो कदम जो भी पाकिस्तानी फोर्सेस उठा रही है वो केवल आतंकवाद को शील्ड देने के लिए है। और आतंकवाद को शील्ड देने के लिए उठाए गए कदम पर पूरी दुनिया हमारे साथ है और वो पायलट हमारे पास होंगे। उनको हम पायलट को हमारी सरकार उन पर प्रेशर डाल करके डिप्लोमेटिक स्तर पर वो पायलट जरूर वापस लेगी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है, राजीव जेटली, अभी तक सरकार ने हमेशा यही कहा कि हम किसी भी तरीके के पुलवामा हमले के सबूत पाकिस्तान को नहीं सौंपेंगे, हम पूरे विश्व कम्युनिटी को सौंपेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं सौंपेंगे। लेकिन कल उप उच्चायुक्त को डोजियर सौंपा गया है पुलवामा हमले को लेकर। क्या लग रहा है कि अब कुछ पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी से त्रस्त हैं, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान भी चौतरफा दबाव में आएगा और अब जब डोजियर उनको सौंप दिया गया है तो कुछ पॉजिटिव कदम की हम उम्मीद रखें? शायद हो सकता है कि वो अपने आतंकवादियों के खिलाफ इस चौतरफा दबाव के चलते खुद ही कार्रवाई करें, हाफिज सईद को, अजहर मसूद को, सैयद सलाहुद्दीन को, लखवी को, इनको पकड़ें या इनके खिलाफ इनको बैन करें, कुछ भी जो भी वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक बेहतर मौका था। हमने जब पाकिस्तान को बार बार सबूत दिए कि आपकी धरती के ऊपर आतंकवाद पनप रहा है, पाकिस्तान अगर उस वक्त कार्रवाई करता तो हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रस्त है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन पाकिस्तान जब हमने आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए उस वक्त अगर अपनी फोर्सेस को अलर्ट करके ये कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे या जवाब देंगे, तो देखिए अभी तक राजीव जेटली हम जितने सबूत उनको सौंपते आए, राजीव जेटली अभी तक हम जितने सबूत उनको सौंपते आए उन्होंने उन सबको नकार दिया। हमने उनकी जांच एजेंसी को अपने देश में बुला लिया पठानकोट पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
तो राजीव जेटली, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। भारत ने पाकिस्तान को डोजियर सौंपा, जैसा कि मैं आपसे लगातार सवाल भी कर ही रही थी। पुलवामा हमले पर अभी जो डोजियर सौंपा गया है, क्या माने कि पाकिस्तान इस बार अपना रुख बदलेगा, कुछ अपने को विश्व समुदाय में अपने को ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए, जैसा कि वहां के वजीर आजम बार बार अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं। शोभना, बड़ी बात तो यह है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात इमरान खान कर रहे थे। हाँ। अब तो सब कुछ दे दिया गया, हालांकि इसके पहले भी दे दिया गया। राजीव जेटली, अभी तक सरकार इस पे अड़ी हुई थी कि हम डोजियर कोई सबूत नहीं सौंपेंगे, लेकिन क्या लग रहा है सरकार को अपनी रणनीति दबाव में आकर बदलनी पड़ी क्योंकि हमारा पायलट उनके पास है? देखिए, मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि जब डोजियर्स की बात आ रही है तो ये एक देश का कर्तव्य बन जाता है। अगर दूसरा देश ये कहता है कि मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं, जो कोशिश हमने बार बार की, उरी में कोशिश करी, मुंबई अटैक के बाद कोशिश करी, हर वो अटैक चाहे वो दिल्ली का था, मुंबई का था, हर बार हमने अपने डोजियर्स उनको सौंपे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी कार्रवाई रोक देंगे। हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान अगर कोई कदम उठाता है ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ, तो पूरी दुनिया के सामने होगा। हमारे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हमसे जुड़ रहे हैं आशीष सिंह। आशीष, अभी तक भारत लगातार ये कह रहा था कि हम किसी तरीके का कोई सबूत, किसी तरीके का कोई डोजियर पाकिस्तान को नहीं सौंपेंगे। विश्व समुदाय को पुलवामा हमले का डोजियर सौंपा गया था, लेकिन अब भारत ने ये डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है, क्या मायने निकाले? देखिए, ये एक प्रोसीजर है क्योंकि कल शाम को पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर सैयद मसूद को बुलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, सैयद हैदर को बुलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और वहां पर ये डोजियर थमाया गया है। डोजियर पर डोजियर तो हमने हमेशा से ही दिए हैं, चाहे वो 26/11 हो, पार्लियामेंट अटैक हो या फिर पठानकोट अटैक हो, लेकिन कोई एक्शन पाकिस्तान लेता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको डिप्लोमेटिक डोमेन में प्रोसीजर पूरे करने होते हैं, तो वो प्रोसीजर पूरा किया गया। अब इस डोजियर में क्या क्या था? इस डोजियर में ये क्लियरली जो आतंकवादी था सुसाइडर, उसमें उसके जो वीडियो थे वो दिया गया। जैश ए मोहम्मद का जो लिंक है इस पुलवामा अटैक में, उसके सबूत दिए गए हैं। कौन कौन टेररिस्ट कहां पर पीओके में, बालाकोट में और जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद से ट्रेनिंग लेकर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां में जो शामिल है, उसके डिटेल्स दिए गए हैं। अभी देखना होगा कि पाकिस्तान क्या इस बार एक्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले हमारा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। बिल्कुल, अच्छा क्या बुरा अनुभव रहा है? उनकी खुद की जांच एजेंसी को बुलाया और नकार के सब कुछ चले गए। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और मैं आपको बता दूं कि ब्रेक से लौटते ही हम इस पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मुद्दा यही है कि क्या सिर्फ जंग एकमात्र उपाय है? पाकिस्तान के दोगले चेहरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रुकेंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है विंग कमांडर अभिषेक मतिमान, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट है अमित रैना, कश्मीरी एक्सपर्ट है मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। अजय उपाध्याय जी, पहले कर्नल साहब एक छोटी सी पॉलिटिकल रिएक्शन ले लूं। अजय उपाध्याय जी को मैंने बहस में शामिल नहीं किया है। बहुत अच्छा लगा अजय जी कि पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है और आतंकवाद के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल साथ हैं। निश्चित तौर पर शोभना जी, देश की संप्रभुता और देश की रक्षा की जब भी बात आएगी तो वहां पक्ष विपक्ष और स्थानीय राजनीति जो है बहुत छोटी हो जाती है। देश की राजनीति हम कर लेंगे आपस में, लेकिन देश की राजनीति से बड़ा देश की सीमा की सुरक्षा और देश की संप्रभुता की रक्षा है। और राष्ट्र बड़ा है, और राष्ट्र के लिए हम लोग सभी पार्टियां, सभी दल सरकार के साथ है, देश के साथ है, देश की सेना के साथ है। ठीक है अजय जी, बने रहिए। जहां तक प्रश्न आज निश्चित तौर पे हम सबको थोड़ा आज दुख। हाँ, बोलिए, बात पूरी कीजिए। बात पूरी कीजिए अजय उपाध्याय। हमें अभी एक हमारे विंग कमांडर जामाज हमारे साथी है, विंग कमांडर हमारे जामाज साथी जो सेना के सिपाही हैं, जामाज है, वीर है, रियल में वीर सपूत है, अभिनंदन जी। हम लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है
जल्दी से जल्दी उनको छोड़े और हम भारत के सभी नागरिक उनका अभिनंदन चाहते हैं। पूरा और देश सरकार स्वविवेक से जो भी निर्णय ले, सरकार के साथ इन मुद्दों पर हम लोग सब साथ हैं। चलिए, पूरा देश है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष साथ साथ खड़े हुए हैं। देशवासी बहुत खुश है आप लोगों के इस रुख से, आप लोगों की इस ये जो आप लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े हो गए आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। कर्नल शैलेंद्र सिंह, डोजियर सौंप दिया गया है, क्या लग रहा है पाकिस्तान कुछ अपना रुख बदलेगा? उम्मीद तो करना बेकार है पाकिस्तान से कुछ। देखिए, कोई कितना जस्टिफिकेशन देता रहे कि हमने डोजियर इस वजह से दिया या उस वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी, हमारे देश की डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल और मिलिट्री तीनों को उसको ध्यान में रखते हुए चेंज होना पड़ेगा। हमने डोजियर क्यों दिया? सबसे पहली बात, पहले बात तो आगे कि हमने डोजियर नहीं देना है, क्या ये डिक्लेरेशन कहते आ रहे थे शुरू से, हमने विश्व समुदाय को सौंपा लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया। अब जब दिख रहा हो कि डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें ये एक्सक्यूज जो पाकिस्तान के पास है कि जी हमें डोजियर नहीं दिया या हमें इसके बारे में कुछ नहीं दिया, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पर इस ऑफेंसिव पर आए, और इस ऑफेंसिव पर आने से पहले ही हमने उसे दे दिया सो दैट वर्ल्ड जो करना है। जी हाँ, अब आप वर्ल्ड फोरम्स में ये नहीं कह पाएंगे कि इंडिया ने हमें कुछ दिया ही नहीं। वो जो एक उसके पास गेट अवे रूट था, एक्सक्यूज था, हमने उसे भी रोका है। गलत या सही वो बाद में प्रूव होगा, लेकिन इस समय जब हम सब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाए, उसके पास किसी तरह का कोई एक्सक्यूज ना हो, मेरे ख्याल ये एक जो रास्ता उसके पास था बोलने का, अब हमने वो भी बंद कर दिया है। डोजियर सौंपना एक नई आपकी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल अमित रैना, अभी जो सरकार नई स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, चौतरफा दबाव पहले से पाकिस्तान के ऊपर है, डोजियर भी सौंप दिया कि अब तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ नहीं कह सकते, काम आएगी? नहीं, देखिए, ये प्रयास तो करते रहने पड़ेंगे, हमें हर लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कर्नल साहब ने सही कहा कि हमें इस समय पाकिस्तान को कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि वो कहे, हालांकि जैश ए मोहम्मद खुद एडमिट करता है कि और चिल्ला के एडमिट करता है मैंने किया है, वीडियो साफ सामने है। अब फिर भी पाकिस्तान को अगर बहाना चाहिए तो हमने वो बहाना भी खत्म कर दिया है जी। तो ये जरूरी था कि हम हर लेवल पे काम करें और उसको लेकर बिल्कुल आपसे अभी मैं ब्रेक पर आपसे बात कर रही थी, आप कह रहे थे कि जंग अगर होती है तो हमें लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस समय के हालात पर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या लग रहा है, भारत को क्या वैसे हमले बरकरार रखने चाहिए या थोड़ा सा सब्र के साथ, क्योंकि अब यूएनएससी में भी ग्लोबल टेररिस्ट जो थॉट प्रोसेस का प्रस्ताव रख दिया गया है, जो थॉट प्रोसेस इस समय पीएम ऑफिस में चल रहा होगा और जो डेटा उनके पास होगा वो मेरे पास नहीं है। इसका बेस्ट लेकिन लगातार हर बहस में देशवासियों से, आप जब भी आऊंगी मनीष जी आपके पास भी, तो वो लगातार यही हो रहा है, जंग हो, आर पार की लड़ाई हो। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। नहीं, जंग एक ऑप्शन है जो टेबल पे रहेगा। आप अपने बाकी ऑप्शन जब एग्जॉस्ट करते हैं तो आपको जंग ऑप्शन टेबल पे रखना पड़ेगा, उसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा समय, आप 1950 से लेकर आज तक अगर अमेरिका को किसी ने पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी, आर्म्स दिए, अम्यूनिशन दिए, वो अमेरिका है। जो देश अपने जिस हाथ ने उसको खिलाया पिलाया उसको काट सकता है, वो ऐसा सांप देश है। आप हिंदुस्तान को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ओसामा बिन लेदेन को लेकर आईएसआई ने डेडिकेटेड टीम बनाई, अमेरिका को 20 साल तक बेवकूफ बनाता रहा, डेडिकेटेड टीम बनाई और कभी नहीं दिया। जैकबाबाद में सीआईए के ऑपरेशन पे जब ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करने की बात हुई थी, अटैक किया गया, सीआईए ऑफिशियल्स मारे गए। कहां से मिला ओसामा बिन लादेन? एबटाबाद से। और अमेरिका ने पकड़ा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उस देश से जो अपने, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशंस आपको लगता है कि भारत नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि एबटाबाद जो है वो बाहर है, रिहायशी इलाका नहीं है उस तरीके का। लेकिन ये तो गढ़ में चूहों को पाल रहा है ना, आर्मी अस्पतालों में शेल्टर दे के रखता है। दाऊद इब्राहिम को तो आप जानते हैं, वो आर्मी एरिया में रहता है, रैलियों को सुरक्षा देता है। मैं परसों तक तो सोच रहा था कि हम शायद जितना भी एक्शन करेंगे एलओसी के आसपास करेंगे, मगर अगर हम पाकिस्तान एयर स्पेस में घुस के बालाकोट में अटैक कर सकते हैं तो आज मैं हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर सकता। कैपेबिलिटी पे तो कोई शक और कोई शुआर है ही नहीं, लेकिन हमारा मोटो ये भी तो है ना कि हमारी अपनी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो देश उसको बिल्कुल अपने गढ़ में रख के बैठे हुए आर्मी सिक्योरिटी दे रहा है तो आप कैसे निकालें उस चूहे को? आप किसी भी तरह का ऑपरेशन करेंगे, अगर आपकी उसमें ये प्री कंडीशन लग गई
कि कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, तो आप नहीं मेरा विश्वास करिए, आप वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेशन लॉन्च होगा वो हर हवाई जहाज जो 12 हमारे मिराज बाहर गए, वो 12 पायलट को पता था कि मैं शायद वापस ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कर्नल साहब कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया पाकिस्तान की जमीन पर, भारत को इस्लामाबाद में घुसकर मार देना चाहिए, घुसकर मार देना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, उस मौके की तलाश करना चाहिए, और अगर मौका मिलता है तो इसमें हमें एक कदम, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कर्नल साहब, अभी तक पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि हमारे F-16 विमान को नहीं गिराया गया है, नौशेरा में मार गिराया था पाकिस्तान का F-16 विमान, उसका मलबा मिल गया है। तो अब पाकिस्तान के जो झूठ हैं वो तह दर तह खुल रहे हैं। कल तक दोपहर तक कह रहे थे कि 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं, हमने एक मिग गिरा दिया, एक मिराज गिरा दिया, उसके बाद वो 1 पायलट हो गया शाम तक। अभी तक कह रहे थे कि हमने F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो गिरा कैसे दिया हिंदुस्तान ने। लीजिए F-16 विमान का ये मलबा हम दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को, नौशेरा सेक्टर में ये मिला है, और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ हम दिखा रहे हैं। मनीष अवस्थी क्या कहेंगे इन तस्वीरों पे? देखिए, हमारी चर्चा में लगातार ये बात चल रही है शोभना कि पाकिस्तान कितना दोगला है, कितना झूठा है, कितना मक्कार है, चोरी और सीना जोरी, ये सारी बातें हो रही हैं। इसके लिए मैं यही कह सकता हूं, रैना साहब ने भी अभी कहा कि सांप की तरह है। अरे ये वो सांप है जिसकी जहर की पोटली निकाल भी लें तो ये फुफकारना नहीं छोड़ेगा। तो ये इसकी आदत में शुमार है, ये इनके डीएनए में शुमार है। और जहां तक बात की जाए डोजियर हमारे सौंपने की, तो डोजियर सौंपने के बाद अब डोज की भी बारी है। डोज की बारी इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हलचल है, आज शाम को 3 बजे वहां पर इजलास होनी है और हमारी 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक। तो जाहिर सी बात है कि एक एक कदम सरकार फूंक कर चल रही है, नीतिगत तरीके से चल रही है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आईबी और R&AW की जो अधिकारियों की बैठक है, ये अपने आप में बताती है कि सरकार निश्चित कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन उसका चलने का तरीका कूटनीतिक तरीके से, हर तरीके से। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी में कदम उठा लिया जैसा कि मैंने कहा, गीता भी कहती है नीति रस्मी। हाँ, ठीक है। देखिए, किसी ने जो कहा ना कि लड़ाई, देखिए युद्ध जो है, अब आप ये तो कर नहीं सकते कि आज रात को डिसाइड करें कि कल सवेरे चल पड़ेंगे। नहीं, तो पूरी प्लानिंग करनी है। इसका मतलब जैसे अभी हम बोल रहे हैं चारों तरफ से घेरा है, वो चारों तरफ में युद्ध का ऑप्शन भी टेबल पर जरूर है। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जो है चालाक है, सांप है, जो भी है, मैं कहता हूं ये 5वां डायमेंशन हमें सीखना चाहिए और हमें उसको इसी चीज के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो इस लैंग्वेज को ज्यादा अच्छा समझता है। हमारा घटिया आदमी के साथ तो क्या करें? अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो आपको नीचे पहुंचना ही पड़ेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर आकर? विंग कमांडर अभिषेक कुछ कह रहे हैं, बोलिए विंग कमांडर। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज पर और आपका ध्यान लाना चाहूंगा जी, जो हम कई दिनों से इस वाक्य को दोहराते आ रहे हैं कि सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। एक्चुअली अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। सरकार क्या करती है कि सरकार सेनाओं को जब यूज करने की बारी आती है तो सेना को ऑब्जेक्टिव्स देती है एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत। तो और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंबाइंड एफर्ट, जैसे जिस तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है जिसमें हर मिनिस्ट्री के कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्कस होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स जिनको अचीव करने से एंड रिजल्ट क्या होगा उस पर काफी सघन डिस्कशन होने के बाद वो ऑब्जेक्टिव सेना को दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे सेना अपना प्लान करके और उन ऑब्जेक्टिव्स को देश के लिए अचीव करने का काम करती है। आई एम श्योर जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमने ऑलरेडी हर तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में और चारों तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट एंड सेना का एफर्ट इफ रिक्वायर्ड हैज टू गो कंकरेंटली। ठीक है। डोजियर जहां तक सवाल था, जैसे आपके एडिटर साहब ने ब्रेक से पहले बताया भी था, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमारे आगे चल के इनको इंटरनेशनल लेवल पे एलियनेट करने के काम आएगा। तो ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें यूज हो रही हैं, सही दिशा में जा रही हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है और यही आशा करनी है और विश्वास रखना है कि जो एंड रिजल्ट जो सरकार ने सोचा, और वो हमारे प्रधानमंत्री बाय द वे
जनता के फोरम में बता भी चुके हैं, उन्होंने खुद मेंशन किया था कि उनका एम आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं और ये जग जाहिर है कि आतंकवाद की फैक्ट्रियां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ प्रेस सही जा रही है, हमें आशा करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश आतंकवाद को पाल रहे हैं उन आतंकवादी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है। कर्नल साहब, ये जो तस्वीरें आ रही है, क्या माना जाए? क्या पाकिस्तान एक बार फिर कहेगा कि ये तो पुरानी तस्वीरें, ये F-16 की तस्वीरें नहीं, क्योंकि कल से लगातार हल्ला ये मचा रहा है कि हमने तो F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया? नहीं, देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों पर चर्चा जरूर बनती है। होता ये है कि जिस फौज का जो जहाज गिरा होता है वो अगले, जब उन्होंने 3 जहाज क्रॉस करे और 2 ही जहाज वापस आए, तो ये तो उन्हें उसी सेकंड पता चल गया बिल्कुल कि वो जहाज हमारा गिर गया। लेकिन अब इमरान साहब के पास अगर इतनी गलत खबर आती है या वो इतना गंदा झूठ बोलने को कि हमने तो 2 जहाज गिराए हैं और अपने बारे में बोले ना, वो एक अपने आप ट्यूटर्ड आइटम है। ठीक है, इसमें हमें कोई सरप्राइज नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान का झूठ आप देखिए, कल जब डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला हमने 2 पायलट पकड़ लिए हैं, एक हमारी कस्टडी में और एक अस्पताल में, शाम तक वो एक हो गया। हाँ ठीक है, तो वो तो देखिए। हाँ मनीष सर कंक्लूड कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, इस पूरी चर्चा का सार और डोजियर वाली जो बात है, तो मैं यही कह के ये चर्चा को यहां समाप्त होगी। जैसा आप कह रही हैं शोभना, शिकायतों की भी अपनी एक इज्जत होती है, हर किसी नामाकूल से नहीं की जाती। बिल्कुल, और पाकिस्तान सही मायनों में नामाकूल है, उससे कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोज हम 10:30 बजे पहली बहस लेकर आते हैं, एक बड़े पैनल के साथ, एक बड़े मुद्दे पर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है।